चलिए करें शुरू। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? परसों थी ना अपनी क्लास है? अनुच्छेद 7 तक। अनुच्छेद 7 कौन से भाग में है? भाग नंबर 2 में। पहले था भाग 1। भाग 1 में क्या था? आर्टिकल बताओ कहाँ से कहाँ तक थे भाग 1 में? 1 से 4 तक थे, ठीक है। और था क्या इसमें? संघ और राज्य क्षेत्र। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या था? सेम बात ही कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं। अनुच्छेद 2 में क्या था? विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकते हैं, यही बात थी। कोई भी विदेशी स्टेट है उसको भारत में शामिल कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत बनेगा ना, वो इसी अनुच्छेद पे बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका कोई कौन था? सिक्किम था। कब की बात है? डेट बताओ मेरे को। है 1975 में। एग्जैक्ट डेट बताओ क्या थी? मई का महीना था, तो मई में क्या थी? 16 मई 1975 को। तीनों बात ना करो, पूरा देख ले बार, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया? ठीक है। 2 मैंने बताए थे, एक 35वां और एक 36वां। 35वें में क्या था? सह राज्य। ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया पेपरों में, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। और 36 में पूर्ण राज्य है। कब हुए थे दोनों ये 1974, और इसकी डेट तो यहाँ पे लिखी हुई है 1975, 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का कौन सेवें नंबर का राज्य बनाया गया था? ये बताओ। ऑप्शन है 21, 20, 19, 18 या इनमें से कोई नहीं। बताओ क्यों इनमें से कोई क्यों नहीं? क्योंकि एक क्या था? 22वां राज्य था। कौन सा था? 22वां राज्य था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 3 पे। 3 में क्या था? कोई भी वर्तमान राज्य है उसमें कोई भी क्या वर्तमान राज्य में क्या कर सकते हैं हम? परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसके तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे पेप्सू को ही बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म क्या थी पेप्सू की? ई से पंजाब, ई से ईस्ट, ठीक है। हाँ, पंजाब एंड क्या था? ईस्ट पटियाला स्टेट और यूनियन। इसको अलग अलग किया और 4 भागों में बांट दिया। कब बांटा? 1966 को, ठीक है। बात समझ में? फिर आता अनुच्छेद नंबर 4। इसमें क्या था? जो राष्ट्रपति है वो उन आर्टिकल में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये भाग 1 था कंप्लीट। भाग 2 के मैंने शायद आपको 2 आर्टिकल पढ़ाए थे। कौन कौन से बताना एक बार जरा। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता का प्रावधान लिया कहां से गया है? राज्यपाल साहब नो टॉकिंग यार, मेरे से कर लेना बात यार। खड़ा तेरे से ही पूछूंगा। चलो मैं कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। राज्यपाल साहब बताएंगे भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी है या दोहरी है? बताइए साहब, भारत में एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है? हाँ जी, एकल। वैसे एकल नागरिकता होती क्या है? दोनों की परिभाषा बताओ। आप ही बताओगे सर, बताइए। बता रखा है पिछली क्लास में मैंने। हाँ जी। भाई एकल है, तेरे को इतना पता है, एकल का परिभाषा भी तो पता होना चाहिए ना कि है क्या।
बताओ, ऐसे ही थोड़ी है कि नाम अच्छा लगा और हमने चूज कर लिया। आप बताओ, इसके साथ बात कर रहे थे आप वाले। हाँ, तुम क्या नाम है आपका? है रोहित। रोहित जी बताइए, एकल और दोहरी की परिभाषा बताइए आप। यही समस्या होती है ना, जब आप बात कर रहे हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया और लगभग बच्चों को बताया, पर आपका ध्यान बात करने में था तो इनको भूल गए। और यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाऊं भाई, यार मैं मेंटल थोड़ी हूँ, 100 किलोमीटर आगे पूरा पढ़ाने लग रहा हूँ, तारा मतलब भला खाता पढ़ाऊँ, और तुम बात करो यार। दोहरी क्या होती है? जहां पर केंद्र के साथ साथ राज्य की भी नागरिकता चाहिए, ठीक है, वो होती है दोहरी। जैसे अमेरिका की है, ठीक है, जैसे पहले भारत में जम्मू कश्मीर की थी कि एक नागरिकता भारत की हो, दूसरी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। अब धारा 370 थी, इसको हटाया नहीं गया है, इसके विशेष प्रावधान को हटा दिया गया, जिससे वहां पे भी दोहरी नागरिकता समाप्त हो गई और एकल है। इसमें सिर्फ संघ की नागरिकता चाहिए, केंद्र की नागरिकता चाहिए। समझ में आए? वो होती है एक देश एक नागरिक, ठीक है। अब बताया था, अब आपसे पूछे आप हरियाणा के क्या हैं, तो हम हरियाणा के निवासी हैं। किसी को यह मत बोलना नागरिक है, नागरिक हम कहाँ के हैं? भारत के। समझ में आ गई? आज के बाद परिभाषा बता दोगे दोनों? पक्का? हाँ, चलिए अनुच्छेद 5 से 11 है, डिटेल से लिए। ये बताओ मैंने बताया था नागरिकता का मतलब क्या होता है? सुविधा, ठीक है। नागरिकता का जो प्रस्ताव था, या जिसकी हम प्रस्तावना बोलें या बोले सिद्धांत बोलें, नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया? बताओ, ये पेपर में एक बार पूछा गया था, नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया? नागरिकता का सिद्धांत बताइए। नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया? ये पेपर में पूछा गया है, यदि नहीं पता लिख लो, भूलना नहीं है इस प्रश्न को। बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, ठीक है, और कई चीजों के इनको फादर कहा जाता है, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है इनको, हाँ, अरस्तु। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, अरस्तु नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। बताओ क्यों? एक आपने नाम पढ़ा होगा, सिकंदर। सिकंदर पढ़ा है? कौन था ये? सबने पढ़ा है, जिसने दुनिया जीत ली, वही था सिकंदर, इतना महान राजा था, है ना। इनके नाम है कौन थे? अरस्तु का नाम अरस्तु था ही नहीं, नाम था अरिस्टोटल, जिसको हम इंग्लिश में तो सही बोलते हैं, हिंदी में कर देते हैं उसका अरस्तु। अरिस्टोटल का, अब आपका नाम मान लो पिंकी है, तो हिंदी में ही पिंकी है, उर्दू में पिंकी है, अंग्रेजी में भी तो मतलब पिंकी है। समझ में आ गया? ये तो नहीं है नाम चेंज हो जाए, लेकिन भारतीयों को क्या था, अरिस्टोटल बोलना नहीं आता था, उसका नाम कर दिया अरस्तु। अलेक्जेंडर नाम था इसका, अलेक्जेंडर बोलना ही नहीं आता था, तो उसका नाम क्या कर दिया? सिकंदर, कि हमारे लिए तो सिकंदर है। जैसे मान लो कई बार गांव में नाम कौन काट दिया, निकनेम, कालू, दौड़ू, तो ये वो वाला काम था। समझ आई? ऐसे ही आपने एक सुना हुआ एक वर्ड, रंगरूट। रंगरूट, रंगरूट पता है किसको बोलते हैं? सेना में होता है कोई, या पुलिस में होता है, सॉन्ग में ना, तेरा रांझा था हीरे रंगरूट हो गया, है ना। हाँ, रंगरूट। रंगरूट शब्द कहां से आया बताओ? पहले फौज में भर्ती होती थी, उसको बोलते थे रिक्रूटमेंट। क्या बोलते थे? रिक्रूटमेंट। भारतीय उस समय इतने पढ़े लिखे थे नहीं, बोलना आया नहीं, तो इसका क्या क्या कर दिया? रंगरूट। लोग फौज में भर्ती होने गए, ठीक है, तो उनको ये बोल दिया, वो तो क्या हो गया? रंगरूट हो गया। समझ गया? तो ऐसे कुछ नाम है। लेकिन हमारी बुक में यदि आ जाए पेपर में सवाल, हमें सिर्फ क्वेश्चन ठीक करना है, तो वहाँ पे अरस्तु लिखा मिलेगा हिंदी में, तो आपको अरस्तु राइट करना है, ठीक है। वहाँ पे बहस नहीं करनी कि इसका तो नाम ही कौन था, ठीक है। जो इसका नाम नहीं लिख दे अरस्तु उर्फ कालू, तो कालू भी ठीक करना है। समझ आ गई? हाँ, बहस नहीं करनी। तो नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। आर्टिकल 5 में क्या था बताओ? अनुच्छेद 5 में क्या था? कॉपी में देखो, जब भारत का संविधान लागू होगा तो सभी भारतीय क्या है? भारत के नागरिक हो जाएंगे स्वतः ही। और ये भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। एक पेपर था 2016 में या 17 में, कलर का शायद था, पता नहीं, पटवारी का ध्यान नहीं मेरे को,
उसमें आया हुआ था। मतलब 33 नंबर का क्वेश्चन ये आया था, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। और उससे अगला क्वेश्चन था, भारत का संविधान लागू कब हुआ था। दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू। और बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और 1950 को क्यों लागू हुआ मैं कई बार बता चुका हूं, है ना, सबको पता है। बार बार बताएंगे तो अच्छा नहीं होता, ठीक है। और भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, ये पूछ लूं मैं आपको, आंशिक रूप से कब लागू हुआ, चुटकी बताएगी। भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ बेटा? न्यू क्यों देखे, मैं डरू न्यू बताओ उत्तर। देखो यहां देखो, सामने देखो, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। अब आपको तीसरा क्वेश्चन ही है कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ। तैयार तो हो गया था बन के, और पूर्ण रूप से तब हुआ था, लेकिन भाई आंशिक रूप से करना पड़ेगा कि इसके तहत हम चलेंगे। अब बताइए, या बताओ, बता दे भाई, मोनिका बता दे ले, मेरा दोनों एक से होगी। अरे जब तैयार हुआ था तभी तो आंशिक रूप से लागू होगा, कि पूर्ण रूप से तो बाद में होगा। तो ये आंशिक रूप से लागू हुआ था। चाहे ये पूछ ले बन के तैयार कब हुआ, चाहे ये पूछ ले आंशिक रूप से कब हुआ, एक ही जवाब है भाई। अरे कॉपी में लिखना हो तो मेरे को बता दिया करो, थोड़ा सा मैं चुप हो जाऊंगा, लिख लिया करो। साथ के साथ लिखोगे, साथ के साथ समझोगे तो दिक्कत है, ठीक है। अनुच्छेद 6 में क्या है बताओ फिर। पाकिस्तान से डेट क्या थी, 19 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से जो लोग भारत में आएंगे उनको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। उनको सिर्फ क्या करवाना है, पंजीकरण करवाना है, ठीक है, और उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद क्या क्या लागू हुआ था, परमिट रूल। आपसे पूछते हैं परमिट रूल कब लागू हुआ था, ठीक है। तो क्या था, 19 जुलाई 1948 को भारत में परमिट रूल लागू हुआ था ना। यूपीएससी में क्वेश्चन था, मैंने पहले बताया था, आया हुआ ये। यहां तक क्लियर है। 7 में बताओ, अनुच्छेद 7 में क्या था। एक डेट बताई थी, 1 मार्च 1947 से पहले जो लोग बताए थे कुछ ज्यादा ईशानी थे, पाकिस्तान में चले गए थे, तो उनको कहा गया कि यदि वे लोग भारत में वापस आते हैं तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। अब लिखो अनुच्छेद 8। 7 तक तो हो गए थे आपके, हाँ। इसमें क्या है, विदेश भारत से विदेश जाने वाले की नागरिकता खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं होगी। हम एनआरआई भी बोलते हैं उनको, बहुत सारे लोगों, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, कि ऐसे व्यक्ति जो भारत में नहीं रहते हैं उनको एनआरआई बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी विदेश जाता है तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। मान लो मैं जापान चला जाऊं तो क्या मेरी नागरिकता खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। चाहे मैं वहां पर जाकर शादी कर लूं। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जर्मनी में रहता है, ठीक है, उसकी शादी भी हो रही है, उसके बच्चे भी होने वाले हैं, कल ही पोस्टर रखी थी, ठीक है ना, लेकिन वो आज भी भारत का नागरिक है। समझ में आ रहा है आपको। विदेश जाओ, शादी करो, नौकरी करो, पढ़ो लिखो, कुछ भी करो, आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जब तक आप उस देश की नागरिकता नहीं लोगे। सानिया मिर्जा याद है, याद है क्या, भूल कैसे सकते हो, इसका तो कितनी बार तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये कौन थी, एक टेनिस खिलाड़ी थी भारत की, इसने क्या किया, शादी कर ली, कहां पर है, पाकिस्तान में, ठीक है, और वहां पे रहती क्रिकेटर शोएब मलिक से। तो क्या ये भारत की नागरिकता इसकी खत्म होगी, नहीं हुई, ये आज भी भारत के नागरिक है, समझा गया। लेकिन यदि इसने पाकिस्तान की नागरिकता ले लेगी तो इसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। समझ में आएगी बात, ये बात है। आर्टिकल 9 में बताओ क्या है, बताओ।
नागरिकता का बने रहना। ठीक है, नागरिकता का बने रहना। ठीक है, कि कोई किसी की नागरिकता नहीं छीन सकते। अब जैसे मान लो मोदी जी हैं, ठीक है, राहुल गांधी पसंद ना है इनको, तो ये राहुल गांधी की नागरिकता छीन ले। तो यदि नागरिकता छीन गई तो चुनाव लड़ने का किसी के पास अधिकार नहीं रहेगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा तो नेता ही नहीं बन पाएगा, देश में नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो लोग एक दूसरे से द्वेष ना पालें, ना निकालें, इसलिए कहा है कि किसी भी सूरत में आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। नागरिकता खत्म होने के दो कारण होते हैं, एक तो व्यक्ति पागल ना हो और दूसरा व्यक्ति देश के खिलाफ कोई भी काम ना कर रहा हो। ठीक है, ये दोनों काम नहीं करेंगे आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। ठीक है, आगे लिखो 10। एक गड़बड़ होगी बच्चों, होगी, ये पहले कौन बताइए बोली होंगे। ठीक है, अब फिर होगी। ये अनुच्छेद 10 था, ये 9 है। 9 में क्या था मैंने बताया, विदेश में यदि किसी ने नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। विदेश में नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। नागरिकता खत्म। ठीक है, तो तेरे को पता था, मेरा ध्यान को रही तो बोल देती पहले ही, हैं ज्यादा डेढ़ शानी है। ठीक है, वो मैं पहले बोल गया था ना आपको, मैं उसमें ही मैंने बता दिया था, तो ध्यान नहीं रहा। ठीक था, 9 का क्या है, विदेश में नागरिकता ले लेंगे हम। ठीक है, किसी भी देश की, जैसे मैंने बताया सानिया मिर्जा पाकिस्तान की ले ले तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10 में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कोई काम ना कर रहा हो, पागल ना हो, तो उनकी नागरिकता कभी भी खत्म नहीं होगी। अच्छा एक बात हो, जो लोग देश से भाग जाते हैं तो क्या उनकी नागरिकता खत्म हो जाती है? जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी है, वो देश से भारत से भागे और कहाँ चले गए, लंदन, ब्रिटेन में गए, तो क्या वो अब भी भारत के नागरिक हैं? क्यों रहते नहीं देश में हैं? हाँ, ये मान लो दूसरे देश की बात नहीं, मान लो 500 करोड़ रुपये लेके भाग गया। ठीक है, मान के चल रहे हैं हम, लेके ज्यादा ही भाग गया, वहां पे उनके कोर्ट में केस चल रहा है कि विजय माल्या साहब को भारत को वापिस सौंपो। ठीक है, और यदि हम उसकी नागरिकता खत्म कर दें तो कोर्ट में कहेगा मैं भारत क्यों जाऊं, मैं तो भारत का नागरिक ही नहीं हूं, तो भारत के ये पैसे सारे डूब गए। समझ में आए? इसलिए विदेश में जो भागा हुआ व्यक्ति है, देश उसकी नागरिकता कभी खत्म नहीं करता। समझ में? आ जाओ अनुच्छेद 11 पे, लास्ट अनुच्छेद इस बात का। इसमें बताओ क्या है, संसद नागरिकता कानून बनाती है। संसद क्या है, नागरिकता कानून बनाती है। मसौदा है वो गृह मंत्रालय तैयार करता भाई। मसौदा गृह मंत्रालय तैयार करता है। कई बार बता चुका हूं, कानून बनाने का अधिकतर अधिकार संसद के पास होते हैं। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है उनको संसद बनाएगी, और कैसे, जो भी उसका ड्राफ्ट है वो कौन तैयार करेगा, होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय। ठीक है, और हमारे वर्तमान गृह मंत्री कौन है बताइए? हैं? अरे वर्तमान गृह मंत्री का नाम नहीं पता? जोर से बोलिया करो, अमित शाह। मन में बोलोगे तो आप मेरे पास आवाज कैसे आएगी? शहरी और आवास मंत्री कौन है? अपने हरियाणा से ही हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे पूर्व सीएम। ठीक है, अब
नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताओ कितने होते हैं? नागरिकता प्राप्त करना, ठीक है, इसके 5 तरीके हैं। कौन कौन से हैं वो बताएगा? है, पहला है जन्म के साथ। जन्म, कि यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। लिख लीजिए ये लाइन, यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये प्रावधान था। जब भारत आजाद हुआ तो नागरिकता को लेकर इतना विशेष ध्यान दिया नहीं गया था यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई टूरिस्ट है, मान लो इंग्लैंड से आया, भारत घूमने के लिए आए, और वो जयपुर जा रहे हैं और घूमने आ रहे हैं, किले वगैरह देख रहे हैं, और उनकी वाइफ क्या थी, प्रेग्नेंट थी, और वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो इसके अनुसार क्या था, उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, हालांकि ये तो गलत बात है, घूमने फिरने कोई कहीं भी जा सकता है। तो एक अधिनियम आया था, ठीक है, नागरिकता अधिनियम। नागरिकता का पहला अधिनियम बताओ कब आया था? नागरिकता का फर्स्ट अधिनियम, उसमें कुछ संशोधन किए गए थे इनके अंदर, और यह अधिनियम आया था 1955 में। कब आया था? 1955 में। ठीक है, नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में। लिखो, ऐसी कोई लाइन नहीं लिखवाता हूं मैं जो पहले आपसे पूछी ना गई हो या इंपॉर्टेंट ना हो, तो जो मैं कहूं लिखो तो उसको लिख लिया करो। नागरिकता फर्स्ट संशोधन कब हुआ था ये बताओ? जो बोला राइट बोला, पर बोला कौन था ये बताओ? तुम बोले था। हाँ, कब हुआ था? 1986 में। नागरिकता अधिनियम में पहला संशोधन कब हुआ था? 1986 में। क्या था ये संशोधन, बताया कोई? उसमें क्या कहा गया था कि हाँ, कि इसमें पहले क्या था कि कोई भी किसी का जन्म हुआ तो उसके भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन इसमें कहा गया कि माता और पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक है, इसमें क्या बात कही गई थी कि माता या पिता में से एक, पेरेंट्स में से एक है वो भारतीय होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद हुआ था 1992 में संशोधन, फिर हुआ था 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2019 में। ठीक है ना, तो ये 4-5 संशोधन हुए हैं नागरिकता में। चले आगे बढ़े, लिख लिया। दूसरा तरीका क्या होता है नागरिकता प्राप्त करने का? वंशानुगत। ठीक ठीक लिखा है क्या? यानी किसी के भी वंश से नागरिकता प्राप्त हो। ठीक है, जैसे हम हैं, हमें कहां से प्राप्त हो? सभी बच्चे बैठे हम सभी, हमको सारी नागरिकता प्राप्त हो। क्या है? वंशानुगत, वंश से प्राप्त हो, यानी कि माता पिता से। ठीक है, माता पिता लिख लो, दादा दादी लिख लो, कुछ भी कहीं से, समझ में आ रहे? ठीक है, तो होती है वंशानुगत।
तीसरा क्या होता है? पंजीकरण। क्या होता है? पंजीकरण। इसमें भी एक संशोधन किया गया था 1992 में, पंजीकरण। या पंजीकरण करवा के भी, ठीक है, भारत की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? 7 साल भारत में रहिए, 7 साल भारत में रहे, पहली कंडीशन यही है, ठीक है कि उस व्यक्ति को कम से कम 7 साल भारत में रहना चाहिए। यदि उसको 7 साल हो गया है तो पंजीकरण करा सकता है, और गृह मंत्रालय फिर विचार करेगा कि इसको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। चौथा तरीका क्या है? देशीकरण। क्या है? देशीकरण। ये क्या होता है? इसमें क्या कंडीशन है कि कम से कम 10 साल भारत में रहे, 10 साल रहे, ठीक है। कोई भी एक भाषा का ज्ञान हो, जो भारत की भाषा है उसका क्या हो? ज्ञान हो, ठीक है। कला, विज्ञान, साहित्य, इनमें से किसी में भी क्या हो? निपुण हो, ठीक है। कोई ना कोई उसको कला आती हो, ठीक है, तो उसको नागरिकता दी जा सकती है, उसको नागरिकता दी जा सकती है। इसका एग्जाम्पल है अदनान सामी। जानते हो अदनान सामी को? कौन था वो? अदनान सामी सिंगर है पाकिस्तान का, भारत में रहता बहुत सालों से, ठीक है। उसको नागरिकता दी गई शायद अभी उसको। पांचवा तरीका है अर्जित भूमि, एक्वायर्ड। अर्जित भूमि यानी भारत है वो किसी अन्य पर कब्जा कर ले। भारत किसी अन्य देश पर कब्जा कर ले, ठीक है। जैसे किया था सिक्किम के ऊपर, तो सिक्किम के जितने भी लोग हैं उनको किसकी नागरिकता दे दी गई है? अब भारत की, ठीक है। तो किसी अन्य देश पर कब्जा कर लेगा तो उस पर प्रशासन किसका होगा? भारत का होगा। तो उसके लोग भी क्या, कहाँ के होंगे? भारत के होंगे, ठीक है। तो ये थे आपके 5 तरीके। नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं, ठीक है। इसमें एक लाइन और लिखो वंशानुगत में, मेरे याद आ गई। 1992 में संशोधन था। इसमें यह बात कही गई थी कि माता या पिता, पहले क्या था, हमारा जो संविधान है ना, वंश मानता पिता को, ठीक है, कि किसको मानता था? पिता को। 1992 में क्या था? माता और पिता दोनों को वंश माना गया था, चाहे मतलब माता से हो चाहे पिता से हो, ठीक है। माता और पिता दोनों को वंश माना गया था। इससे पहले सिर्फ पिता के वंश को ही वंश माना गया था। संशोधन हुए कब कब थे? मैं आपको डेट वापस से लिखवा देता हूँ। पहला कब हुआ? 1986, फिर 1992, फिर 2003, फिर 2005 और फिर 2019, ठीक है। एक 15 में भी तो होया था शायद, 15 में नहीं होया था नहीं, 19 में नहीं, 15 में हुआ था, मेरे जो ध्यान हुआ। 19 में भी क्या था? ये 15 भी लिख दो फिर इसमें लो। 2019 में तो वो आया था ना, NRC CAA कानून बने थे। दिसंबर 2019 में NRC आया था, तो इसको हम 2020 ही लिखते हैं क्योंकि 2020 में लागू हुआ था, वो था NRC। ये आगे पढ़ाएंगे अभी आपको, NRC CAA, ठीक है। ये तो कोरोना आ गया बीच में, कोरोना ने बहुत कुछ चीज़ों को छुपा दिया था, वरना देश में बवाल होता रहता है ऐसे ही। और इनमें कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ मतलब मीडिया के लिए कानून थे वैसे ये, दिखाने के लिए, बवाल करने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
चलिए अब आपको बताते हैं समापन की विधि। समापन, ठीक है, कि नागरिकता आपकी खत्म कैसे हो सकती है। ठीक है, पहली विधि है त्याग। क्या है? त्याग। यदि कोई व्यक्ति है वो खुद ही त्याग दे तो नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। त्याग, खुद ही छोड़ दे। ठीक है, जैसे सानिया मिर्जा बार बार जिक्र आ रहा है, वो कहते कि मैं तो पाकिस्तान की नागरिकता लूंगी तो मैं अपनी भारत की नागरिकता त्याग रही हूं, तो वो उसकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है। दूसरा होता है बर्खास्त। दूसरी विधि क्या होती है? बर्खास्त। यानी कुछ लोग क्या होते हैं, फर्जी तरीके से रह के फर्जी नागरिकता ले लेते हैं। ठीक है, फर्जी नागरिकता, और बाद में उनका जब पता चलता है तो उनको हम बर्खास्त कर सकते हैं कि झूठी चीज ली हुई है। ईमान लो कोई तुम में से कोई ऐसा है, अब तो चलो खत्म हो गया, कुछ पैसे ले दे के पेपर में सेटिंग करा के नौकरी लग जाए और बाद में इस बात का पता चल जाए कि तो दूसरे तरीके से लगा है, तो आपको उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आपसे वो नौकरी छीन ली जाएगी। तो इसी प्रकार नागरिकता है, यदि फर्जी तरीके से ली है, धोखे से ली है, तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। और तीसरी और अंतिम विधि है वंचित। ठीक है, वंचित। इसमें क्या है, कोई भी देश विरोधी काम करोगे आप, ठीक है, देश के खिलाफ कोई कार्य करोगे तो आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। देश विरोधी काम करने पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। दूसरी है, यदि आप पागल हो तो भी वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें पागल नहीं होना है, नागरिकता नहीं खोनी है, तो शाणे बन के राय करो। सुनाएंगे? आगे बढ़े, चलो एक छोटी सी समरी लिखो। नागरिकता किस देश से ली गई है? नागरिकता देश कौन से? ब्रिटेन से। ठीक है। कौन सी संस्था इस पे कानून बनाती है? बताओ, कौन सी संस्था बनाती है? संसद। मंत्रालय कौन सा तैयार करता है इसका? गृह मंत्रालय। प्राप्ति कितने तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं? 5 है। समापन कितने? 3। ठीक है, ये मुख्य मुख्य क्या थी? बातें थी। अनुच्छेद कौन से हैं इसमें? 5 से लेकर 11 तक। और भाग संख्या कितनी है? 2। बाकी कुछ याद रहे ना रहे, जो लास्ट में लिखवाए हैं इनको आप जरूर याद करिए। ठीक है, चल जाएगा काम इसमें। 1-2 रह गए लिखने। अधिनियम कब आया था? अधिनियम आया था 1955। और पहला संशोधन कब हुआ था? 1986। लो जी, नागरिकता से आपसे इतने ही शायद क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे हिसाब से तो। और सिद्धांत पूछ ले किसने दिया था? किसने दिया था? अरस्तु ने, है ना? यो निचोड़ था जितना भी पढ़ा। लिख लिया सबने? बढ़िया। आगे अब देखो कुछ चीजें और समझाते हैं आपको।
NRI शब्द सुना आपने? NRI क्या होते हैं? पहले तो फुल फॉर्म लिखो, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, कि ऐसे व्यक्ति जो हैं तो भारत के, ठीक है, भारत के ही नागरिक हैं लेकिन भारत में रहते नहीं हैं, ठीक है, विदेशों में रहते हैं, उनको NRI बोलते हैं। समझ में? अब मान लो मैं एक मंथ के लिए मैं चला गया दुबई, ठीक है, कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। तो क्या मैं NRI कहलाऊंगा? काहे? नो। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन है कि विदेश में व्यक्ति को लगातार 6 महीने रहना पड़ता है। कितने दिन? लगातार 6 महीने। घर नहीं आना है, 6 महीने रहेगा तभी उसको NRI का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके अकाउंट खुलेंगे, NRO हैं, NRE हैं, ठीक है। आपको एक घटना बताता हूं मैं। NRI, भारत के लगभग 55 लाख लोग NRI हैं, यानी 55 लाख लोग भारतीय विदेशों में रहते हैं पंजीकृत, ठीक है। और जो दूसरे तरीकों से जाते हैं उनकी संख्या अलग है, तो उनको काउंट भी कैसे कर सकते हैं? जैसे मतलब डंकी वगैरह लगा के जाते हैं ना, वो पंजीकृत कितने हैं? 55 लाख हैं। बात है 1998 की। आप मेरे को ये बताओ, भारत में 1998 में कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? बताओ, सोच के देखो कि 1998 में देश में सबसे ज्यादा चर्चा में क्या रहा था, प्रमुख घटना थी। हाँ, जोर से बोले। और एक दो बच्चा बोल रहा है, सही बोल रहा है। पोखरण कहां पे पड़ता है? कहां पे? राजस्थान में। यहां पर क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण। ठीक है, तो परमाणु परीक्षण याद हो गया? कब हुआ था? 1998 में। कहां हुआ था? पोखरण में, राजस्थान में। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 74 में। मन लगा थोड़ी लेट हो रही गुड्डी तू। बताओ ये, अब बताओ, थोड़ी और ज्यादा लेट है तू। ऑप्शन दे, ऑप्शन दे देते हैं बच्चों का। क्या बताओगी? 64, 65, 66, 67। अच्छा, मतलब 1900 का सामने लिख दिया तो 64 ही हुआ। ले, 64 काट दिया मैंने। ये बताओ, है मेरे साथ गेम नहीं खेलने का? ये बताओ, 66 में हरियाणा बना था। ये बताओ। कोई नहीं, 1965 की बात है। कब की बात है? 1965 में। पहला 1998 में किया गया था। और आप सबको पता है इसमें कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पहले क्या थे? वैज्ञानिक थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति रहे। 2 बार रहे क्या? ठीक है। और सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। इन्होंने यहाँ पे परमाणु परीक्षण कर दिया। तो अमेरिका चाहता था कि परमाणु परीक्षण ना हो। इस पे एक परमाणु फिल्म भी आई हुई है जॉन अब्राहम की, देखना, उसमें कुछ कुछ अच्छी बातें हैं, ठीक है, रिसर्च करके मतलब बनाई गई है। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि बात परमाणु परीक्षण करे, और अमेरिका पाकिस्तान का साथी था उस समय। बाकी अमेरिका ऐसा देश है जो कभी किसी का साथी नहीं है, अमेरिका और यूरोप के कंट्री, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? भारत पर प्रतिबंध लागू कर दिए कि भारत के साथ कोई भी देश व्यापार नहीं करेगा, ठीक है। तो व्यापार नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा देश में। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो रूस पे भी कुछ मतलब प्रतिबंध है कि वो व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन रूस सर्वाइव करता है 2 चीज़ों का, एक तो है पेट्रोलियम, एक है गैस, ठीक है। यदि उस पर प्रतिबंध लग जाए तो यूरोप के देशों को गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई नहीं हो पाएगी, रास्ता ही नहीं है कोई और। तो उसके साथ तो प्रतिबंध क्या है? लागू नहीं होते। लेकिन भारत के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो विदेशों को ना दे तो लोगों को फर्क पड़े, ठीक है। तो भारत ने कैसे सर्वाइव किया? अच्छा, एक कारण हो गया 1999 में, 98 में तो लगा दिए प्रतिबंध,
1999 में क्या हुआ था देश में, बताओ? इतनी जल्दी भूल गए? अरे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, हैं? कौन याद आ, जिसको बोलते हैं कारगिल युद्ध, हैं? 99 हुआ था मेरे हिसाब से तो यार, हैं? भारत पाक युद्ध कारगिल, और इसमें ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या था? हैं? ऑपरेशन विजय। ठीक है, 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, लाहौर तक हमारा कब्जा हो गया था। और एक इनका जिसने सरेंडर किया था पाकिस्तान की फौज का अफसर था, वो था नियाजी। कौन था वो? नियाजी। ठीक है, और पाकिस्तान में नियाजी को ना गद्दार मानते हैं। जिसका भी गोत मतलब कास्ट से बोले इनकी तरफ में, वो किसी को बताता नहीं कि मैं नियाजी हूँ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो क्या क्रिकेटर भी थे ना, तो उनका नाम आपने सुना होगा, सिर्फ इमरान खान है, नियाजी शब्द का प्रयोग नहीं करते वो, क्योंकि इस युद्ध के बाद उनको गद्दार घोषित कर दिया गया था कि तुम भाई मर जाते लेकिन सरेंडर क्यों किया, समझ रहे हो, इसलिए। और एक काम और हो गया था, उड़ीसा में चक्रवात आ गया था। ठीक है, उड़ीसा में चक्रवात आ गया, तो भारत के पास 3 कारण हो गए, एक क्या हुआ? युद्ध, एक चक्रवात, ठीक है, और एक क्या था? प्रतिबंध। तो भारत के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, तो देश कैसे चलाएं? फिर ये जो 55 लाख लोग थे, कुछ तुर्की, सीरिया, ईरान, ठीक है ना, ऐसे देशों में लोग बैठे थे। इन्होंने क्या किया? भारत में पैसे भेजने शुरू कर दिए। ठीक है, जितना ही कमाते पैसे, और जैसे अब $1 80 रुपये कुछ पैसे का है, ठीक है, एक की कीमत, और मान लो उसने $1000 कमा लिए वहाँ पे, तो कितने पैसे हो गए? ये 80,000 हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे तो कमाई और भारत को इतना पैसा भेजा, इतना पैसा आया भारत में, इतना पैसा आया कि अमेरिका मजबूर हो गया था, उनको समझ आ गई थी विदेशों को कि भारत पे इसका कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद से जितने भारतीय लोग बाहर जाते हैं ना, उनके ऊपर नियम कानून लागू हो गया अब। ठीक है, अब यदि आपको बाहर जाना है तो आपके पास 2 चीज़ें जरूर होनी चाहिए, बताओ क्या क्या अलाउड? पहला तो होना चाहिए पासपोर्ट। ठीक है, पास का मतलब क्या होता है कि यहाँ से इसको भेजो, पास करो। पोर्ट भाई किसी पोर्ट से, एयरपोर्ट है या फिर अपने मतलब बंदरगाह वगैरह वहाँ से। ठीक है, दूसरा लगवाना पड़ता है वीज़ा। वीज़ा क्या होती है? परमिशन होती है। अब मान लो हम यहाँ से अमेरिका गए, टिकट कटाई, पासपोर्ट है, चले गए। अब जैसे अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वो कहेंगे वीज़ा दिखाओ, कहाँ है वीज़ा, किस लिए आए हो? वीज़ा होती है परमिशन। यदि वो मतलब वीज़ा देता है और आपको मान लो 10 दिन के लिए दिया है, तो आप अमेरिका में 10 दिन ही रुक सकते हैं, 11वें दिन नहीं। और 11वें दिन रुक भी गए तो आपसे कारण पूछेंगे, क्यों रुके भैया? आपकी फ़्लाइट छूट गई या कोई और हेल्थ कारण था, तो आप पे सिर्फ लगेगा जुर्माना। ठीक है, और यदि आपकी नीयत खराब है तो आपको होगी जेल। ठीक है, तो रुक नहीं सकते, जितनी परमिशन दे उतने दिन आप वहाँ पे रुक सकते हैं। वीज़ा भी कई टाइप का होता है, कुछ ऐसे होते हैं वीज़ा फ्री देश होते हैं। ठीक है, वीज़ा फ्री, कि जहाँ पर वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ क्या ऐसे संबंध है भारत के किसी के साथ कि वो देश कह दे कि यार बिना वीज़ा आ जाओ, तुम भारतीय बहुत ज़्यादा अच्छे हो? है क्या ऐसे कोई देश? हैं, 2 हैं, एक तो है नेपाल और एक है भूटान। बॉर्डर पे जाओ, आधार कार्ड दिखाया, चल पड़े। ठीक है, नेपाल में तो शादियाँ वगैरह भी करते हैं लोग सारे। कहिएंगे अपना हरियाणा में थोड़ी कमी है, ब्याह हो को नहीं, पहले जाते थे बिहार तक, है ना, बिहार के पास में नेपाल है तो चले जा है ना भाई, कहीं से घर बसे बस जाए, यही बात है। हाँ, सरदार जी पढ़ लिया और नहीं पर नेपाल जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, और हो सकता है वहाँ की जनसंख्या भी खत्म हो जाए तो फिर इसकी तरफ जाना पड़ेगा। दुनिया के सबसे गरीब देशों में नाम आता है भूटान का, लेकिन हैप्पी जो मतलब इंडेक्स आता है ना खुशहाली का, उनमें सबसे ऊपर होता है। ठीक है, करीब करीब 70% हिस्से पे इनके क्या है? जंगल है, वन है, छोटा हा देश है, बहुत ही खुश हैं। ठीक है, और अब तो भारत की करेंसी और भूटान की करेंसी भी सेम होगी। ठीक है, पहले ज़्यादा थी। तो कुछ देश ऐसे हैं वीज़ा फ्री, नेपाल के लोग हैं, व्यापार करते हैं अपने आके यहाँ पे बहुत सारे।
ठीक है। एक होता है वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल ये क्या था, कोई बताएगा? ऐसे देश कहते हैं कि आ जाओ, हमारे पास आओ, हमारा जो एयरपोर्ट होता है उस पर डिपार्टमेंट होता है इमिग्रेशन, वहाँ पे आ जाओ, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, 1-1.5 घंटे में आपको दे देंगे वीज़ा। ठीक है, घूमो फिरो कच्चे काटो। ठीक है, हाँ बताओ ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा फेमस ही घूमने फिरने के लिए है? जैसे हमारे देश में गोवा है, ऐसे ही वो पूरे संसार का गोवा है। बताओ है कौन सा है? थाईलैंड, बैंकॉक वगैरह सुना हुआ नाम है ना, बहुत जाते हैं लोग ज़्यादा, मतलब बीचेस वगैरह है, मतलब मस्ती करने जाते हैं, हनीमून पे कपल बहुत सारे जाते हैं। जिनका थोड़ा बजट कम होता है वो गोवा जाते हैं, और भाई थोड़े अमीर हो वे चले करना ज़्यादा थाईलैंड चले जाएं। ठीक है, वहाँ फर्क इतना ही है। हाँ, जापान है, जापान भी देता है कि आ जाओ। ठीक है, ये कुछ क्या थे वीज़ा के प्रकार थे। कल आपको OIS, PIO ये सब आपको पढ़ाएंगे। 12-20 हो गए तो है ना। भूख भूख लग रही है क्या, या फिर पढ़ाएं आगे आगे हैं? ठीक है, तो आगे क्लास लेंगे हम कल। आज की क्लास से कोई दिक्कत बस तो होनी भी नहीं चाहिए।